हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केल सेट क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग के क्या टाइप्स होते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस यूज़ केसेस में स्केलिंग को हम यूज़ करते हैं और कब कब इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्केल सेट के बारे में जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलिंग क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक वीएम है जिसकी जिसकी कोई पर्टिकुलर साइज़ होगी। मान लीजिए कि आपने साइज़ दे दिया कि 8 कोर कोर सीपीयू हो गया और 16 कोर रैम हो गया, 16 जीबी रैम हो गया, या फिर मेमोरी हो गया, जो भी आपको लगे। तो हो सकता है कि आपका कुछ यूजर हो, आप पे चल रहे हो और इस वीएम को आपने बना करके यूज़ कर रहे हैं। कुछ समय बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे वीएम की जो मेमोरी है या फिर कोर है वो 80% 90% जा रही है। तो उस केस में हो सकता है कि आपके मैनेजर या फिर आपको खुद ही लगे कि इस वीएम की साइज़ को बढ़ानी पड़ेगी। या फिर ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपकी 8 को 16 जीबी में आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 30% है, या फिर मेमोरी आउट ऑफ 16 जीबी मेमोरी से जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ 4 जीबी ही हो रहा है या फिर 8 जीबी ही हो रहा है। तो ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द डे आप इसके लिए कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी साइज़ बढ़ाना पड़े या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज़ घटाना पड़े। तो जो ये घटाने और बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम स्केलिंग बोलेंगे। तो ये भी हो सकता है कि एक टाइप की स्केलिंग हो गया। तो अगर मान लीजिए 8 कोर से 16 कोर कर रहे हैं, और 16 से 32 जीबी कर रहे हैं, तो ये आप स्केल आउट कर रहे हैं। तो आप जो साइज़ है, जो एक्जिस्टिंग साइज़ से आप बढ़ा रहे हैं, तो इस बढ़ाने और घटाने वाली साइज़ को हम मैकेनिज्म जो होता है स्केलिंग का, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। तो जब भी अगर वीएम की साइज़ बढ़ रही है या इंस्टेंस की साइज़ बढ़ रही है, एसई2 की साइज़ बढ़ रही है या घट रही है, तो इसको वर्टिकल स्केलिंग बोलेंगे, क्योंकि हम साइज़ या अप कर रहे हैं या फिर डाउन कर रहे हैं। और दूसरा एक होता है हॉरिजेंटल स्केलिंग। अब हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होता है कि आप सीपीयू और कोर न बढ़ा करके, मान लीजिए आपने फिर एक वीएम लिया है और इस पे आपका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अब इसकी साइज़ ना बढ़ा करके आप एक और वीएम ले लेंगे सेम साइज़ का या फिर किसी और साइज़ का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि और बहुत सारे डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड आप कम ज़्यादा साइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम साइज़ बढ़ा रहे हैं और इसमें हम वीएम की काउंट बढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप के स्केलिंग को हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग। तो होप कि आपको क्लियर हो गया कि स्केलिंग क्या होती है। स्केलिंग यही होती है कि जैसे ही हमारा लोड बढ़ता है या घटता है हमारे सर्वर पे, डिपेंडिंग आपके नीड के हिसाब से आप उसको या तो घटा सकें या बढ़ा सकें। अब घटाने और बढ़ाने का साइज़ जो है 2 ही तरीका है। एक तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं और दूसरा वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। वर्टिकल में हम साइज़ पे फोकस करते हैं, या मैं साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब मैं साइज़ बोल रहा हूँ कोर और रैम की बात कर रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं कि हम अलग से वीएम स्पिन कर सकते हैं। तो ये इस काउंट को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली स्केलिंग यही होती है। अगर कोई पूछता है कि स्केलिंग क्या होती है, तो ये दोनों टाइप आप डिफाइन करके बता सकते हैं कि स्केलिंग 2 ही टाइप की होती है, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब इस चीज़ को हम अचीव करते हैं एजोर में, एजोर वर्चुअल मशीन से। और एक वीएम स्केल सेट भी आता है। तो वीएम स्केल सेट अगर आपको जानना है तो बस इतना ही सिंपल जान के रखिए कि वीएम ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो वर्चुअल मशीन जैसे काम करती है, स्केल सेट भी ऐसे ही काम करता है। अब स्केल सेट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि हमने स्केलिंग समझ लिया है, स्केल टाइप समझ लिए हैं, अब स्केल सेट की ज़रूरत क्यों थी, और जबकि वीएम ऑलरेडी है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वीएम के जैसे ही है तो हमें स्केल सेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मान लीजिए कि आपने एक स्केल सेट बनाया, यहाँ पे मैं देता हूँ स्केल सेट। उसके अंदर क्या करते हैं, जब स्केल सेट बनता है उसके अंदर हम मल्टीपल वीएम्स बनाते हैं। मिनिमम 2 रिकमेंडेड होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, 2 वीएम बनाते हैं। आप मल्टीपल वीएम बना सकते हैं आपके वर्कलोड के हिसाब से। ये हम बनाते हैं और ये वीएम एक लोड बैलेंसर का पार्ट होता है। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले ताकि समझ में आए। स्केल सेट और ये है हमारा लोड बैलेंसर। मैं एलबी दे देता हूँ।
अब एलबी इससे कनेक्टेड होता है और जो भी यूज़र आता है, मान लीजिए इंटरनेट है, इंटरनेट से कोई भी आए तो पहले लोड बैलेंसर पे हिट करता है और यहाँ से फिर जो भी इसमें स्किल सेट है वीएम में रिक्वेस्ट वहाँ पे यहाँ से फॉरवर्ड हो जाती है, यहाँ से आने के बाद जैसे ही आता है। तो बस इतना ही है स्किल सेट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये वीएम ही है। बस इसके आगे एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है, इसको पब्लिक आईपी दी हुई है, कोई भी यूजर डायरेक्टली इसको हिट नहीं करेगा, लोड बैलेंसर पे आएगा, लोड बैलेंसर से इस पे आएगा। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हमारे पास वीएम है तो ये लोड बैलेंसर तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो जी हाँ, लेकिन अब सिनेरियो डिफाइन कीजिए कि लेट सपोज आपके पास 100 वीएम है या फिर 1000 वीएम है, और 1000 वीएम को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। हो सकता है कि आप स्क्रिप्ट लिख दें या फिर कुछ ऑटोमेशन कर दें, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ स्केलिंग में माइक्रोसॉफ्ट एक कैपेबिलिटी आउट ऑफ बॉक्स देती है, तो इसमें अपग्रेड करना, मैनेज करना, लोड बैलेंसिंग करना फिर हमारा हेडक नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक ई कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट का अगर लें, तो जब लोग चलाते होंगे तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती होगी जब ये बिग बिलियन डे जैसे इवेंट आते होंगे। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि इसके वो लोग अलग बहुत सारे सर्वर और कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोविजन करते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि वो वर्कलोड कब आएगा, कैसे आएगा, तो उस हिसाब से हम मैन्युअली घटाएंगे, बढ़ाएंगे, तो हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी और उस हिसाब से हम ऑटोमेशन को मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा। तो स्किल सेट क्या करता है कि जो हमारा वर्कलोड बढ़ता है सीपीयू या फिर मेमोरी या फिर नेटवर्क, जो भी रूल हमने लगाया है उसके हिसाब से हमने रूल बना दिया है, उस हिसाब से ये अपने आप ही इंस्टेंसेस जो वीएम इसके अंदर है इंस्टेंसेस वो घटते और बढ़ते रहते हैं, ताकि जो रिक्वेस्ट आ रही है इंटरनेट से या फिर यूजर से उनको उनके रिक्वेस्ट को सर्व किया जा सके। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वीएम ही है, लेकिन अब थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स को खुद ना मैनेज करके माइक्रोसॉफ्ट स्किल सेट के थ्रू मैनेज करता है। इसको अपग्रेड करना, कुछ चेंजेस करना, सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करके देता है। तो इसमें हम स्केलिंग जो अचीव करते हैं, दोनों टाइप की स्केलिंग अचीव कर सकते हैं, वर्टिकल स्केलिंग भी और हॉरिजेंटल स्केलिंग भी। अर्लियर सिर्फ हॉरिजेंटल ही पॉसिबल होता था, लेकिन अब वर्टिकल भी ऑप्शन आपके पास है जो कर सकते हैं। तो चलिए इसी स्किल सेट को क्रिएट करके देखते हैं और डिप्लॉय करके देखते हैं। तो ये है हमारा एज्योर पोर्टल, और स्किल सेट में जाने के लिए सिंपल वर्चुअल मशीन स्किल सेट ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा हुआ है तो आ रहा है। ये ऑलरेडी मैंने टेस्ट करने के लिए बनाया हुआ था, तो इसको इग्नोर कीजिए। हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो एक नया स्किल सेट क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और मेरा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के आगे जो डिटेल्स है, तो मैं एक यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि इस रिसोर्स ग्रुप के बिना कोई भी रिसोर्स एज्योर में बनता नहीं है। तो मैं इसका नाम देता हूँ स्किल सेट टेस्ट RG। इसका भी कुछ स्किल सेट का भी नाम दे देते हैं, स्किल सेट टेस्ट ही नाम देते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट में टेस्ट डेमो पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल जब प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जोन यूज़ करना चाहिए, ये रिकमेंडेड होता है, ताकि अवेलेबिलिटी मिलती है। ये हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट आएंगे ऑर्केस्ट्रेशन मोड। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन मोड में देखेंगे कि फ्लेक्सिबल भी है और यूनिफॉर्म भी है। तो हम यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म, बट समझ लेते हैं दोनों होता क्या है। अब फ्लेक्सिबल में क्या है कि ये पहले यूनिफॉर्म ही आता था, लेकिन अब फ्लेक्सिबल भी आने लगा है। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि ये दिस इज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड के लिए यूज कर सकते हैं। अब स्टेटलेस वर्कलोड मतलब कि अगर आपको समझना है सिंपल टर्म्स, कि मान लीजिए और ई कॉमर्स एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हैं, बट आपको चाहिए कि आइडेंटिकल वीएम्स हैं, मान लो कि हमारा एक ही तरह का वीएम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है अक्रॉस द ओएस, सेम ओएस यूज़ करने वाले हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने वाले हैं, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं, और आपको लार्ज स्केल पे चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ वीएम, हंड्रेड्स ऑफ वीएम चाहिए, उस केस में आप यूनिफॉर्म ऑर्केस्ट्रेशन मोड यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मोड में क्या होता है, एक दूसरा हमें मैनुअल नहीं करना पड़ता यूनिफॉर्म मोड। फ्लेक्सिबल में हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोलें तो
कि यहाँ पे दिया हुआ है इन फ्लेक्सिबल ऑर्केस्ट्रेशन मोड यू मैन्युअली क्रिएट एंड ऐड द वर्चुअल मशीन ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये फैसिलिटी है कि आप अलग अलग वीएम के टाइप्स जैसे कि साइजेस टाइप्स डाल सकते हैं, और लेकिन मैन्युअली आपको करना पड़ेगा सारा कुछ। तो ये इसमें डिफरेंस है, ये मैन्युअली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसमें एडवांटेज ये है कि अलग अलग आप साइज़ डाल सकते हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं, अलग अलग ओएस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपका साइज़ भी एक ही रहेगा, ओएस कॉन्फ़िगरेशन एक ही रहेगा, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज करके मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम विंडोज सर्वर 2019 ही ले लेते हैं। और नेक्स्ट है रेस्ट वी विल नॉट चेंज एनीथिंग। नेक्स्ट में यूजर नेम देते हैं, यूजर अब मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे स्पॉट अभी इग्नोर कीजिए, ये बस सर्विस ऑफरिंग है, आप डिस्काउंटेड रेट पे आप वीएम्स ले सकते हैं, तभी हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ स्केल सेट पे ही स्टिक करेंगे। अलग से माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि अगर कैपेसिटी लो रेट में ले सकते हैं अगर इसको इनेबल करते हैं तो। फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट डिस्क में जाते हैं। डिस्क में हमें 127 GB का है, और अब मुझे क्योंकि मैं डेमो पर्पज के लिए ले रहा हूँ, फॉर द कॉस्ट सेविंग मैं हार्ड डिस्क ड्राइव ही यूज़ करूँगा। रेस्ट मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्किंग एज इट इज़ रहना चाहिए, क्योंकि हमने नेटवर्किंग अभी तक कवर नहीं किया है इस वीडियो सीरीज़ में, तो वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग नेटवर्किंग। यहाँ पे लोड बैलेंसर का ऑप्शन आता है, तो एज्योर में अलग अलग लोड बैलेंसर आते हैं, जैसे कि नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो इसको भी हम कवर करेंगे नेटवर्किंग वाले सेक्शन में। तो फिलहाल बस ये समझिए लोड बैलेंसर लोड बैलेंस करने के लिए यूज होता है, और हम नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं जिसको एज्योर लोड बैलेंसर भी बोलते हैं। यहाँ पे ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है, इसलिए मैं इसको नेटवर्क लोड बैलेंसर बोल रहा हूँ। क्रिएट अ न्यू लोड बैलेंसर, विल नॉट यूज द एग्जिस्टिंग वन। गिव मी लेट्स गिव इट अ नेम सेट, हम गिव इट अ नेम स्केल्स सेट LB, और पब्लिक ही रखते हैं ताकि हम एक्सेस कर पाएँ इसको। लोड बैलेंसिंग रूल, इनबाउंड नेट रूल, यस। पोर्ट मैं 80 अलाउ करना चाहता हूँ, आई थिंक आई एम गुड। एंड नेक्स्ट स्केलिंग। अब स्केलिंग में दो टाइप यहाँ पे आ रहा है, एक मैनुअल और कस्टम स्केलिंग, ये पॉलिसी के लिए। इंस्टेंस काउंट यहाँ पे 2, क्योंकि रिकमेंडेड है कि मिनिमम 2 स्केल सेट रहने चाहिए, ताकि एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम आए एक में तो दूसरा रनिंग रहे। अभी फ़िलहाल मैनुअल में चूज़ करता हूँ। कस्टम जैसे ही ये स्केल सेट बन जाएगा तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर इज लॉट टू नो और लर्न अबाउट दिस वन। स्केल सेट पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं रखने देता हूँ। इसका मतलब यही है कि अगर अवेलेबिलिटी जोन में अलग अलग और फॉल्ट डोमेन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस जैसे स्केलिंग के हिसाब से स्केल इन एंड स्केल आउट पॉलिसी हम सेट करेंगे, तो जो इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे और डिलीट होंगे तो अवेलेबिलिटी जोन और फॉल्ट डोमेन जो हमने कन्फिगर किया उसके हिसाब से होगा। दूसरा न्यूएस्ट वीएम है और ओल्डेस्ट वीएम है। लेट्स गो विद डिफ़ॉल्ट वन। मैनेजमेंट वी विल नॉट चेंज एनीथिंग। अपग्रेड पॉलिसी यहाँ पे मैनुअल है। अपग्रेड का मतलब ये नहीं कि ओएस अपग्रेड से, मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन में अपग्रेड कर रहे हैं तो कुछ कोड चेंज किए, आप चाहते हैं कि फिर से डिप्लॉय हो जाए, तो डिप्लॉय करने के अलग अलग तरीके हैं कि आप पुश कर दीजिए ऑटोमेटिकली सारे वीएम पे एक साथ अपग्रेड हो जाएगा। दूसरा कि मैनुअल है, मैनुअल की आप खुद ही अपग्रेड करेंगे, जितने वीएम में चाहें जैसे चाहें आप खुद से अपग्रेड करना चाहेंगे उस हिसाब से मैनुअली अपग्रेड करना चाहेंगे। आइडियली अगर प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो मैनुअल मुझे लगता है कि ज़्यादा ईजी रहेगा और कंट्रोलेबल रहेगा, और रिकमेंडेड भी है कि हम मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग अपग्रेड में क्या होता है कि आप बैचेज में, मतलब ले सपोज आप स्किल सेट के अंदर 10 वीएम बना रहे हैं, हो सकता है कि 3-3 का अलग अलग बैच बन जाए, या फिर जो भी बैच बनाते हैं उस हिसाब से बैच बन जाएगा और वैसे अपग्रेड होगा। तो फिलहाल हम मैनुअल की तरफ ही जा रहे हैं। हेल्थ we will not do anything, advance not needed। तो review and create, validation failed, what did we miss। इसी CPU से चलते हैं जो अवेलेबल दिखा रहा है। let's review and create, give it some time, it will be ready in few minutes। so load balancer is created, virtual network is created, security group, public IP, all of these things are created, only skill set is pending, so it's all this is also done, so we are ready to go।
हमारा स्किल सेट रेडी हो गया है। अब जाएंगे, क्योंकि हमने इंस्टेंस काउंट 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 इंस्टेंसेस रनिंग दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने लोड बैलेंसर क्रिएट किया है, ये लोड बैलेंसर की आईपी क्रिएट होकर के हमें मिल गई है। तो अगर मैं फ़िलहाल और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि स्केलिंग, अब स्केल में जो मैं वर्टिकल स्केलिंग की और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात कर रहे हैं, यहीं पे है। यहाँ पे जो स्केलिंग में मैंने यहाँ पे आप साइज चेंज कर सकते हैं स्केल में, ये भी एक स्केलिंग होती है जो वर्टिकल स्केलिंग के अंदर आती है। तो यहाँ पे साइज चेंज करेंगे और स्केलिंग के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अप एंड डाउन कर सकते हैं, इंस्टेंसेस को बढ़ा सकते हैं, इंस्टेंसेस को घटा सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर आती है। तो मैंने क्रिएट करते हुए आपने देखा होगा कि हमने मैनुअल स्केल देखा है, स्केलिंग चूज़ किया था। हम कस्टम करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऑटो स्केलिंग नेम और बाकी जो बेसिक डिटेल है, हमें बेसिकली यहाँ जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो स्केल टू स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट को चेंज करके मैं मैट्रिक्स बेस करता हूँ। जैसे मैट्रिक्स बेस में क्लिक किया, ये मुझे रूल एक ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। मेन स्केलिंग यहीं से होती है, जो एक्चुअल में स्केल सेट का जो कोर कॉन्सेप्ट है यहीं से काम करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ ये तो मैट्रिक्स सोर्स है, जो स्केल सेट बनाया उसका मैंने सोर्स ले लिया, और वीएम जो इसके अंदर चल रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स नेम हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो देखेंगे, सबके ऊपर रूल आप क्रिएट कर सकते हैं। करेंटली ये सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्योंकि सीपीयू यूटिलाइजेशन हमें समझना आसान है तो हम सीपीयू यूटिलाइजेशन लेते हैं, लेकिन सारे वैल्यू पे आप रूल बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक सर्वर है जिसका आपका यूटिलाइजेशन आप चाहते हैं कि जैसे 70% या 80% जाए, तो एक और सर्वर बन जाए या एक और इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा लोड आया है वो मेरा सर्व हो जाए और मेरा सर्वर का परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो और यूजर का जो एक्सपीरियंस हो वो ख़राब ना हो। तो मैं क्या करूँगा कि अगर सीपीयू बढ़ता है उसके लिए मैं रूल बना देता हूँ कि अगर सीपीयू ग्रेटर दैन 70% है, तो अगर 10 मिनट के लिए हो या फिर ले सपोज 5 मिनट के लिए, अगर लगातार सीपीयू 10% 70% है फॉर 5 मिनट्स, फॉर एवरेज, यहाँ पे एवरेज सीपीयू परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज काउंट बाई 1, तो एक इंस्टेंस और बढ़ जाए। अब आप पूछेंगे कूल डाउन पीरियड क्या है, तो मान लीजिए कि मैंने 2 इंस्टेंसेस लिए। इनिशियली हमने क्या डिसाइड किया है कि 2 हम काउंट लेंगे वीएम की। चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ, फिर आकर के यहाँ से फिर देखेंगे। मैं डिस्कार्ड करता हूँ और यहाँ पे हमने 2 अभी रनिंग है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि 70% हो तो एक और यहाँ क्रिएट हो जाए, 3 मेरे रिसोर्सेज हो। अब उसको क्या करेंगे कि 3 रिसोर्सेज तो मैंने वहाँ पे स्केलिंग में जा करके मैं 3 रिसोर्सेज जाकर कर दूंगा, लेकिन कूल जब 3 हो जाएगा तो चौथा जो बनेगा उसके लिए कूल डाउन पीरियड हम डिफाइन करेंगे कि एक मिनट का होना चाहिए, कि 10 मिनट का होना चाहिए, कि 15 मिनट का होना चाहिए। तो वही कूल डाउन का मतलब है। तो फिर से हम चलते हैं अपने स्केलिंग में और रूल क्रिएट करते हैं और देखते हैं। तो फिर हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम के बाद हम चलेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्केल बेस्ड ऑन अ मैट्रिक्स, ऐड रूल, और यहाँ पे मैं सीपीयू ही लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर सीपीयू परसेंटेज मेरा 70% से ज़्यादा हो और लगातार 5 मिनट्स तक 70% से ज़्यादा हो, 5 मिनट्स तक एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो मुझे काउंट इंक्रीज करके दीजिए और वेट फॉर 5 मिनट्स टू अप्लाई दिस रूल अगेन। तो 5 मिनट का कूल डाउन पीरियड होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट आफ्टर अ स्केल ऑपरेशन बिफोर स्केलिंग अगेन, तो दूसरा स्केल करने के लिए, मतलब चौथा इंस्टेंस बनाने के लिए 5 मिनट का लिए वेट करेगा, ऐसे पांचवा बनाने के लिए भी अगेन 5 मिनट का वेट करेगा, ठीक है। और जब स्केल इन करेंगे उसके लिए भी 5 मिनट वेट करेगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो आपका रूल बन के तैयार हो गया। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें कस्टम वाला ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास सिनेरियो है कि आपने एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी होस्ट कर चुके हैं, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया कि 3 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक अपग्रेडिंग, मैनुअल अपग्रेडिंग एंड रोलिंग अपग्रेडिंग। जैसे अपग्रेड करेंगे तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने मैनुअल किया था, लेकिन यहाँ पे क्रिएट करने के बाद भी चेंज किया जा सकता है। तो चलिए एक चीज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पे इंस्टेंसेस देखें, इंस्टेंसेस हमें दो दिख रहा है। मैं चलता हूँ एक्सटेंशन प्लस एप्लीकेशन में और मैं एक एक्सटेंशन ऐड करता हूँ।
इसमें कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन ऐड करके रखता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ब्राउज। तो मेरे पास कोई भी स्टोरेज अकाउंट नहीं है, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के लिए स्टोरेज अकाउंट चाहिए होगा, तो मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। इंडिया इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि जो हमने इसका सेट भी इंडिया में ही रखा है। तो इट विल टेक सम फ्यू मिनट्स, मे बी 1 और 2 मिनट्स टू डिप्लॉय। हमारा स्टोरेज अकाउंट अब डिप्लॉय हो गया है। रिफ्रेश करूँगा तो आना चाहिए। लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू रिफ्रेश अगेन। कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन, नेक्स्ट, ब्राउज। हमारा स्टोरेज अकाउंट अब दिख रहा है। कंटेनर है, कंटेनर क्रिएट करना है। आप डोंट वरी अबाउट दिस वन, वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टोरेज अकाउंट इन डिटेल्स। तो डोंट वरी ऑन दैट। बस ये समझ के रखिए कि कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के लिए हमें स्टोरेज अकाउंट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है इसको। मैं इसका नाम देता हूँ कंटेनर स्क्रिप्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और मैं एक स्क्रिप्ट बना के रखा हूँ, वी विल डिस्कस। एक छोटा सा पावरशेल स्क्रिप्ट है एक लाइन का, और मैंने अपलोड कर दिया। अब स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या है, मैं IIS सिर्फ इंस्टॉल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इंस्टॉल विंडोज़ फीचर वेब सर्वर इंक्लूड मैनेजमेंट टूल, ये क्या करेगा, IIS को इंस्टॉल कर देगा विंडोज सर्वर पे, और कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। फिर से मैं स्किल सेट के पास जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। तो अब इंस्टेंसेस में अब जाएंगे तो यहाँ देखिए कि जो लेटेस्ट मॉडल जहाँ यस दिखा रहा था, अब दिखा रहा है नो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया है। ये स्क्रिप्ट मैंने, लेट मी ओपन दिस इन नोटपैड अगेन। यही स्क्रिप्ट है मैंने डाला हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट जैसे ही डाला मैंने कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन की तरफ से, तो ये जो स्किल सेट है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि कुछ चेंजेज आया है यूजर की तरफ से, और उस चेंजेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और दैट इज़ वाई ये शो कर रहा है कि हम लेटेस्ट पे नहीं है, हमें अपग्रेड करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैनुअल करने से ये फ़ायदा हुआ कि हम सेलेक्ट करके चाहे तो एक को एक बार अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हम दोनों को एक बार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो मैं दोनों को फिलहाल, क्योंकि डेमो पर्पज है, मैं दोनों को अपग्रेड कर देता हूँ। इसके बाद एक हमें NSG में रूल ऐड करना पड़ेगा, अगर नहीं एडेड है ऑलरेडी तो नहीं है। तो इनबाउंड पोर्ट ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि जो मेरा IIS है उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ पब्लिक IP पे ऑन पोर्ट 8080। तो रूल एज इट इज़ बनाने के लिए इन्हीं मैंने दे दिया है, और प्रायोरिटी जस्ट लीव इट एज इट इज़। इनबाउंड कस्टम 80 इनबाउंड पोर्ट, या दैट्स फाइन। अब इंस्टेंसेस पे देखेंगे कि ये भी अपग्रेड शायद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी स्टिल सेइंग इट्स नॉट ऑन द लेटेस्ट model. So if you see the status, it is still updating. Once it is updated, it will again become green and running. यहाँ पे दिख तो रहा, let's try कि अगर हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये मेरी पब्लिक IP है, let's see if I am able to access it. Continue to the site. 0, still showing 0. Let it upgrade completely. It might take some time to upgrade. Let's see how long it takes. अगर आपको ये चेक करना है कि लोड बैलेंसिंग में जो मेरा VMs है वो हेल्दी हैं कि नहीं, उसके लिए आप लोड बैलेंसर में आएंगे, मैट्रिक्स में एक बार भी वेरीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा हेल्थ प्रॉप। तो फिलहाल हेल्थ प्रॉप अभी 0 है, तो दैट मीन्स VM अभी अप नहीं आई है। अगर ये अप आएगी इट विल बी मोर देन 0। सो ये भी लाइन में देखेंगे डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स VMs आर नॉट अप एंड रनिंग। So just give it some time. So upgraded. Let's give it some time. Yeah, see. ये हमारा IIS सर्वर खुल गया। तो this is how you deploy your application on the skill set and this is how you manage it. तो यहाँ पे हमने सीखा कि स्किल सेट स्केलिंग क्या होती है। दो टाइप की स्केलिंग हमने बात करी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। हमने स्किल सेट कन्फिगर किया, डिप्लॉय किया, और वहाँ पे हमने कस्टम स्क्रिप्ट भी चला करके इसको IIS इंस्टॉल किया। इसको कंसिडर कर सकते कोई एप्लीकेशन है और होस्ट हो रहा है। अब जैसे इस पर CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उस हिसाब से आप रूल सेट कर सकते हैं यहाँ स्केलिंग रूल में जा करके, और अपने आप ही
ये बढ़ता करता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना मैं भूल गया, यहाँ पे मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम अप टू 100 आप कर सकते हो। सम केसेस आप 1000 भी कर सकते हो। इससे बढ़ाना होगा तो फिर माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे वर्कलोड कम भी होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा, तो एक इंस्टेंस काउंट बढ़ता रहेगा। जो यहाँ पे इंस्टेंसेस दिख रहे हैं उनके काउंट बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे लोड कम होगा इंस्टेंसेस का काउंट घटते रहेंगे। पूरा स्किल सेट इसी बेसिस पे काम कर रहा है। होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड also share the feedback if you have any. Thank you so much.